नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण का अध्ययन करेंगे कि व्यंजन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के तथ्य जो आते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। यह शैक्षणिक कक्षाओं यानी एक प्रथम कक्षा से लेकर 12th कक्षा तक के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वहाँ पूछा जाता है तो फिर यदि हम पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे तो हमसे नहीं बन पाता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अंत में कुछ तथ्य बताए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रश्न एक दो लगभग पूछे ही जाते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक व्यंजन वर्ण। तो देखते हैं हिंदी में व्यंजन वर्ण क्या है। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होते, स्वरों से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है? स्वर मिला होता है, अर्थात स्वरों के द्वारा ही वो बने होते हैं। ध्यान दें, ये बात महत्वपूर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ जो स्वर होता है, छोटा आ, वह क्या होता है? मिला होता है। और इस आ के बिना, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इस आ के बिना जो अस्वर है, छोटा आ स्वर, इस स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक देख लीजिए, का जो है ना, तो का में आ किस प्रकार मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप जब हिंदी में संधि पढ़ेंगे या संस्कृत में भी संधि पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है वहाँ पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। तो इस पर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत एवं ओंठ को स्पर्श करते हुए निकले, वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जब करें तो हवा हम अंदर से या फेफड़ों से जो निकलती है वो क्या हो? या तो कंठ को छुए, या तो तालु को छुए, या तो मूर्धा को छुए, मूर्धन यानी दांत का निचला वाला भाग, या दांत को छुए, या तो ओंठ को छुए। इन सबको अगर छू करके स्पर्श करके निकलता है ध्वनि तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छू करके निकलना या उससे टच हो करके निकलना। ठीक है ना। इनकी संख्या 25 होती है जो 5 के वर्ग में होते हैं, यानी 5 गुणे के 5, 5 गुणे 5 के वर्ग में होते हैं। टोटल संख्या इनकी कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है ना। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इनको दो नाम दिया जाते हैं। एक का वर्ग का नाम दिया जाता है और एक उच्चारण स्थान पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे, का, खा, गा, घा, गा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ वर्ण भी कहा जाता है, अर्थात इनका उच्चारण कंठों से होता है। डायरेक्ट कंठ से निकल जाती है हवा और कहीं छूती नहीं, इनका हम जब उच्चारण करेंगे। ठीक है ना। दूसरा जो है चा वर्ग। चा वर्ग यानी चा इसका प्रतिनिधित्व करता है और इसमें के अंतर्गत आते हैं चा, छा, जा, झा, इया, और इनका उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? तालु है। तालु मतलब हमारा जबड़े का ऊपरी वाला भाग। ठीक है ना। वही क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। ठीक है ना। तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग
में कौन कौन से आएगा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और इनका उच्चारण क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य का मतलब होती है हमारी जीभ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। हमारी जीभ क्या होती है? ऊपर की ओर मुड़ जाती है और झटके के साथ गिरती है। ऐसे मुड़ेगी और झटके के साथ गिरेगी। इन वर्णों के उच्चारण में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है ना? उच्चारण करके आप देखिएगा, इन वर्णों को जैसे उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ मुड़ेगी और झटके के साथ गिरेगी। तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अर्थात टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं या मूर्धा वर्ण कहते हैं। अगला है ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जीभा होती है वो दांतों को स्पर्श करती है, दांत के नीचले वाले भाग को स्पर्श करती है। देखिएगा, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। इनको उच्चारण करेंगे तो दांत, जीभ हमारी जो होती है, जीभा जो होती है, इनको दांत को क्या होती है? छूती है। यानी हवा जो हमारे निकलता है मुख से वो क्या? दांत को स्पर्श करके ही निकलता है। इसलिए कौन से कई वर्ण कहलाते हैं? ये दंत वर्ण कहलाते हैं। अब देखते हैं नाष्ट जो होता है पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ये पांचों वर्ण क्या कहलाएंगे? ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। यदि आप देख लीजिए अपने दोनों ओंठ को पकड़ के इनको बोलिए तो ये वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाएगा। दोनों वर्ण ओंठ के दोनों भाग को आप यदि उठा करके या पकड़ लीजिए और फिर उच्चारण करिए, कभी नहीं हो पाएगा ये उच्चारण। ठीक है ना? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ओष्ठ वर्ण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम है। का वाले का क्या कहा जाएगा? कंठ कहा जाएगा। चा वाले को तालु कहा जाएगा। टा वाले को मूर्धन और ता वाले को दंत और पा वाले को ओष्ठ। ठीक है ना? और स्वर का जो दूसरा व्यंजन का दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घूमड़ कर बाहर निकलती है, यानी घुमड़ती हुई, घूम करती हुई, चक्कर लगाती हुई, अर्थात जीभ मुख के किसी अंग को पूरी तरह नहीं छूती। ये क्या होती है? जीभ के किसी भी अंग को, जीभ मुख के किसी भी अंग को नहीं छूती, लेकिन ये क्या होती है? घूमती हुई निकलती है, चक्कर खाती हुई। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है ना? जैसे या, रा, ला, वा। और इनमें या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है ना? या जो होता है ई प्लस आ से मिलकर बनता है और वा जो होता है उ प्लस आ से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा इनका, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग आप संधि में जब पढ़ेंगे तो एक होती है वृद्ध स्वर संधि। तो वृद्ध स्वर संधि का यही दोनों पर आधारित है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है ऊष्मेय संघर्षी व्यंजन। तीसरा जो व्यंजन का प्रकार है ऊष्मेय संघर्षी। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और शरीर में उष्मा या गर्मी पैदा कर दे, इनकी संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। मतलब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो वायु क्या होगी? मुख के किसी विशेष स्थान में घर्षण करती हुई निकलेगी, रगड़ती हुई। ठीक है ना? उस पर प्रहार करती हुई निकलेगी। वही सभी क्या कहलाएंगे? और इनके उच्चारण से क्या होगा? हमारे मुख में गर्मी पैदा हो जाएगी, हवा हमारे मुख से गर्म निकलने लगेगी। ठीक है ना? तो इन वर्णों को ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना? ये 4 होते हैं। स, सा, सा, हा, ये 4 होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस सा का तालु से उच्चारण होता है, इस सा का मूर्धा से, इसका दंत से, और ये स्वर तंत्री होती है जैसे उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना? ये भी यहां से पूछा जाता है, इस सा का कहां से उच्चारण होता है, इस सा का कहां से, इस सा का कहां से। ठीक है ना? ठीक है ना? आगे बढ़े। अगला है व्यंजन का प्रकार संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का निर्माण 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन वे सभी क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से जो मिलकर बने,
वो सभी क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्र। अब देख लीजिए, इनका पूछा जाता है कि इनको कौन, ये किससे किससे मिलकर बने। तो छा जो होता है आपका का और सा से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ता जो बनता है आपका ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो होता है जा प्लस यहाँ से, और सा जो स्रा जो होता है सा प्लस रा से। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक दो बार मैं सीटेट के भी पेपर में देखा हूँ, केंद्रीय विद्यालय के भी पेपर में देखा हूँ कि ये पूछा जाता है कि छा वर्ग हिंदी डिक्शनरी में किस वर्ण के बाद आता है। तो ध्यान दीजिएगा, का के बाद क्या आएगा, छा आएगा। आप हिंदी डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो का के बाद आपको छा वर्ण की मीनिंग मिलेगी, या अर्थ वाली, अर्थबोध कराने वाली शब्दवाणी मिलेगी। ता जो होता है, त्रा जो मिलेगा वो ता के बाद, ज्ञा जो है जा के बाद, स्रा जो है सा के बाद। इन्हीं में अंतर है बकाया, और शुरू में अन आहा मिलता है आपका, अन आहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वर्ण क्या है। अभी तो आप संयुक्त व्यंजन आप समझे हैं, अब संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त, जब दो भिन्न व्यंजन का मेल हो और उनका रूप ना बदलता हो, वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, वो रूप बदल देते हैं। दो भिन्न वर्ण तो मिलते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उनका रूप बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर रूप नहीं बदलेगा, दो भिन्न व्यंजन रूप मिलेंगे लेकिन रूप नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, ग्वाला, ख्याल, प्यास, ठीक है ना। रन, प्या, ख्वा, च्या, ग्वा, ये सभी ये क्या कहलाएंगे, इस प्रकार वो संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में जब दो समान व्यंजन वर्णों का मेल हो, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण और द्वित्व व्यंजन, इनमें अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तीनों में अंतर आप समझ लीजिए। संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन जो होता है दो वर्णों को मेल से तो बनता है लेकिन उसका रूप बदल जाता है, ठीक है ना। संयुक्त वर्ण जो होता है दो भिन्न वर्णों के मेल से बनता है लेकिन उसका रूप नहीं बदलता। और द्वित्व व्यंजन जो होते हैं जो एक ही वर्ण का क्या हो, एक मेल हो, व्यंजन वर्णों का मेल हो, वो क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन। इन्हीं व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे च्या, क्या, घ, सम्मान, पक्का, घिघी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, द्वित्व व्यंजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब जो आता है द्विगुण व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन, वे वर्ण जिन्हें भाषा या लिपि में स्थान प्राप्त है किंतु वर्णमाला में नहीं गिने जाते हैं। इन्हें भाषा लिपि में या भाषा विज्ञान में स्थान तो दिया गया है लेकिन इसे क्या है, वर्णमाला के अंतर्गत नहीं गिना जाता। यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इन्हें कुछ विद्वान विकसित व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। देखिए, डा होती है और डा, इनके नीचे बिंदी लगी होती है। तो जिनके नीचे बिंदी लगी हो वो क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन। और जिनके नीचे डा ढाना लगा हो वो क्या कहलाएंगे, वो जिनके नीचे बिंदी ना लगी हो डा और ढा में, वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। जैसे पढ़ा और पढ़ा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, आयोगवा। वे वर्ण जो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, अपितु स्वर या व्यंजन दोनों हैं, आयोगवाह कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार होता है और आहा विस। अनुस्वार का जो होता है नाक से उच्चारण होता है, नाक और मुख दोनों से, और विसर्ग केवल नाक से होता है। इनका भी उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वायु की वेग अथवा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों के प्रकार। वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में सांस का मामला या विषय हो, यानी जिनके मुख से जब हम उच्चारण करें तो सांस क्या हो, वे धीरे निकले या ज्यादा निकले, तेज निकले, इसके आधार पर व्यंजन वर्णों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, प्रकार बांटा गया है। इस विषय के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है।
वो है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है ना। देखते हैं अल्प प्राण क्या है। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में सांस धीरे से छोड़ना पड़े, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार ध्वनियाँ नहीं होती। हकार मतलब आराम से, स्लोली स्लोली हवा निकले, धीरे धीरे हवा निकले। ठीक है ना। ये वर्ग के प्रत्येक ये वर्ण क्या होते हैं, वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण होता है। ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजन भी होता है। जैसे देखते हैं, देखिए पहले में कौन आ जाएगा, ऊपर हम थोड़ा जाते हैं। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना। अल्प प्राण में आएगा पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए ये जो होता है, देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, या चौथा, और ये पांचवा। तो देखिए पहला, ये पूरा पहला यहां से लेकर यहां तक, तीसरा और ये पांचवा, ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। समझ में आ गया। और दूसरा और चौथा क्या कहलाएंगे, महाप्राण। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें देख लीजिए, का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ठा, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। महाप्राण की परिभाषा देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस अधिक छोड़नी पड़े या लेनी पड़े, अथवा ऐसी ध्वनियां जिनके अंत में हकार जैसी स्थित हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। और अल्प प्राण क्या कहलाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना। और इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन, ये भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो महाप्राण में कौन कौन हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुणित व्यंजन, ये सभी क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। देख लीजिए, का और घा, छा और झा, ठा और ढा, था और धा, फा और भा, सा सा, हा सा, छात्राज्ञा स्रा और डा ढा, बिंदी वाले, ये सभी क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो वर्गीकरण हुआ, तारत्व अथवा घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्णों का प्रकार। तारत्व या घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रों में ध्वनि का कंपन होना। इस आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है घोष या सघोष, दूसरा अघोष। तो पहला देते हैं घोष या सघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या हो, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, मतलब हिलती डुलती रहे, वो क्या कहलाएंगे, घोष या सघोष कहलाएंगे। जैसे इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वही वर्ग वाला है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, एवं अंतस्थ व्यंजन और हा। ठीक है ना। ये सभी क्या कहलाएंगे, घोष या सघोष कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। फिर अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा या, रा, ला, वा। फिर उसमें संघर्षी के एक आ जाता है हा। ये सभी क्या कहलाएंगे, घोष या सघोष। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो आगे है अघोष, वे ध्वनियां या व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृत नहीं होती, जिनके उच्चारण में क्या होता है, क्या होता है, झंकृत नहीं होती, जिनके उच्चारण में कोई कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। वे ध्वनियां या व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृत नहीं होती,
अर्थात जिनके उच्चारण में कोई कंपन नहीं होता वो क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। अघोष में क्या होता है, कंपन होता है, झंकृत होती है। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, उसमें तीसरा चौथा पांचवा हो गया था, तो इसमें पहला और दूसरा वर्ण, और ऊष्म व्यंजन वर्ण में हा को छोड़कर सभी आते हैं इसके अंतर्गत। देखते हैं, का और खा पहला दूसरा हो गया, च और छा पहला दूसरा, टा और ठा पहला दूसरा, ता था पहला, पाफा पहला दूसरा, ठीक है ना। फिर देखिए हा को छोड़ करके उसमें संघर्ष में कौन कौन आ जाएगा, सा सा तीनों सा। इस प्रकार इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं व्यंजन वर्णों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है हिंदी के अर्धस्वर व्यंजन होते हैं या और उआ। या जो मन बनता है आ प्लस ई से मिलकर बनता है, ठीक है ना, और वह जो बनता है आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है, ठीक है ना। और इनका प्रयोग वृद्धि स्वर संधि में होता है। हिंदी में पार्श्विक ध्वनि ला कहलाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। अगला है हिंदी में लुंठित या प्रकंपित ध्वनि हुआ है रा, ठीक है ना। आगे है हिंदी में तत्स्र वत्स्र ध्वनियां हैं नारा ला सा। ये है कौन, वत्स्र ध्वनि। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है एवं री का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ठीक है ना। सॉरी, आगे देखते हैं। अगर इन अक्षरों अड़ा इया डा अंगा इया अड़ा नामा का उच्चारण स्थान पूछें, ध्यान देने योग्य भाग है क्योंकि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये कंठ हो जाएगा, ये ताल हो जाएगा, या मूर्धा हो जाएगा, और ये दंत होगा, ये ओट्स, ठीक है ना। तो यदि इनका उच्चारण स्थान पूछे और ऑप्शन में नासिक वर्ण दिया हो, नासिक उच्चारण स्थान दिया हो, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नासिक वर्ण ही आंसर होगा। और ये कंठ ताल मूर्धा दंत एवं ओष्ठ इसका उत्तर नहीं होगा। विशेष तौर पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदी में खा और गा को नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, कि का और गा एक नवीन विकसित ध्वनियां है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदी में भा को अमानक वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अन आहा ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। अब देखिए इनके बारे में कथन पूछा जाता है या किसने कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र भारती ने इन्हें नपुंसक वर्ण कहा है और डॉक्टर किशोरी शरण गोस्वामी ने इन्हें आयोग वाह कहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करने योग्य है। अब देखते हैं हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में स्वर होते हैं, मूल स्वर 11 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कुल मूल कितने होते हैं, 13, ठीक है ना। अब हिंदी में कुल व्यंजन, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। देखिए 11 स्वर हो गए, व्यंजन 33। ये प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 33, ठीक है ना, 33। संयुक्त व्यंजन 4 हो जाएंगे, द्विगुण व्यंजन 2, आयोग वाह 2, ठीक है ना। इस प्रकार कितने हो जाएंगे, स्वतंत्र वर्ण 44, ये देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण इन सबको जोड़ेंगे तो 8। इस प्रकार 44 और 8 मिलकर के 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन वर्णों का संपूर्ण विश्लेषण, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से टोटल 52 वर्ण हैं, और टोटल स्वतंत्र या मूल कितने हैं, स्वतंत्र या मूल कितने हैं,
44। ठीक है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा व्यंजन वर्णों का संपूर्ण विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम के पॉइंट से आपको ये मदद जरूर करेगा। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए। मिलते हैं इसी प्रकार एक और रोचक वीडियो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गए, ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनका कहाँ से क्या उच्चारण होता है हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ याद करने को हम बता देंगे। ठीक है ना, ट्रिक से हम कैसे याद कर लेंगे, एक लाइन में ही हम पूरे व्यंजन वर्णों को कहाँ से कौन उच्चारण होता है उनका हम याद करना सिखा देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।